वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस रोहतक। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का रहेगा पार्ट 2। पहले पार्ट के अंदर हमने जाना था कि कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नेसेसरी होता है हमारी बॉडी के लिए। तो आज हम इन एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो सबसे हमारे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम और आगे बेटर स्कोर कर सकते हैं हमारे पेपर के अंदर। सो आई विल अर्ज एवरीवन टू बी फोकस्ड ड्यूरिंग द एंटायर वीडियो। कोशिश करो कि सभी क्वेश्चन को साथ साथ रिवाइज करने की कोशिश करेंगे हम, सो दैट हमारी आगे के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो सके। लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें थोड़ा सा हमारे टॉपिक के बारे में जानना पड़ेगा कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होता है इसके अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसके लिए दो मेजर पार्ट्स है हमारी बॉडी के। वन इज अ ब्रेन and the other is a spinal cord. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों का ही अपने एंड पर यूजफुलनेस है। ब्रेन अपना रोल प्ले करता है और स्पाइनल कॉर्ड अपना रोल प्ले करेगी। दोनों के ही एब्सेंस के अंदर हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती। जैसे कि हमने पिछले पार्ट के अंदर देखा था कि ब्रेन के ना होने से या ब्रेन इंजरी या ब्रेन के रोल से क्या फर्क पड़ता है। अब हमारा ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है किसके बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, कि हाउ इज स्पाइनल कॉर्ड गोइंग टू अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। अब स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे बड़ा रोल आता है दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। सबसे बड़ा रोल है बेटा रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड का जो रोल है। क्यों? क्योंकि जो हमारी नर्व्स है वो नर्व्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज पहुंचाती है कहां तक, ब्रेन तक। पर स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज कैसे पहुंचता है, दैट गोज वाया द हेल्प ऑफ, देखो रिफ्लेक्स एक्शन सबको याद है कि क्या था, जब भी हम कोई इमीडिएटली जो रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जाता है कहां पे, ब्रेन। पर स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज कौन पहुंचाता है, वो पहुंचाते हैं रिसेप्टर्स। तो एक बार जस्ट इसका फ्लो चार्ट समझो क्या है। सबसे पहले रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया, उन्होंने मैसेज स्पाइनल कॉर्ड ने नर्व्स के थ्रू मैसेज कहां तक पहुंचा दिया, ब्रेन तक। तो अब ये सोचो अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी, अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने से क्या होगा, एक तो जो रिसेप्टर सिग्नल्स भेजना चाह रहे ब्रेन तक वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। नर्व्स को सिग्नल कौन दे रहा है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड दे रही है, तो यानी कि नर्व्स के भी मैसेज ब्रेन तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाएंगे। सो इन केस ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, all the signals going to the brain with the help of receptors or with the help of nerves, they will get distorted। तो इन्होंने पूछा ना कि क्या डिसरप्ट होगा, कौन सी सिग्नल्स, तो हम बताएंगे इसके अंदर दो टाइप के सिग्नल्स, सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द नर्व्स एंड द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द, सेकेंड इज द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द रिसेप्टर्स। ये दोनों ही टाइप के जो सिग्नल्स हैं दे विल गेट डिसरप्टेड। और एट द एंड, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था बेटा कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस को टू द पॉइंट करने के थोड़ा सा एक्सपैंड करके हम चलेंगे, तो इन दोनों सिग्नल्स के अलावा वी कैन से दैट द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन है, दैट विल आल्सो गेट डिसरप्टेड। So two major types of signals. First one is the signals coming from the receptors. Second one, the signals coming from the nerves. They will get disrupted, and all of this will lead to a disruption in the reflex action in case of a spinal cord injury. अब आपको पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है। जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम होता है जिसको हम बैकबोन कहते हैं, बैकबोन के अंदर एक थिन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। और ये इसका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स एक्शन में, जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया था कि कैसे मोटर न्यूरॉन्स या इफेक्टर न्यूरॉन्स इसी के साथ फंक्शनिंग करके हमारे किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती हैं। सो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आएगा कि कौन कौन से सिग्नल्स है। फर्स्ट वन इज द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द नर्व्स, सेकंड वन इज द सिग्नल कमिंग फ्रॉम द रिसेप्टर सेल्स, एंड ऑल ऑफ दिस विल कॉल अ डिसरप्शन इन द रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए इसको लिख के देखते हैं, इसको आंसर को करना कैसे, लिखेंगे कैसे हम। तो सबसे पहले देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको स्टार्टिंग ही कैसे करनी है, इन केस ऑफ स्पाइनल इंजरी, इन केस ऑफ स्पाइनल इंजरी, सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम, सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम, कौन कहां से आ रहे हैं, सबसे पहला फ्रॉम द रिसेप्टर सेल्स, सेकेंड फ्रॉम द
nerves will get disrupted। क्वेश्चन आगे नेक्स्ट लाइंस लिख सकते हो आप, देखो स्पेशलाइजेशन चीजों के लिए नोट करके लिखो। ऑल्सो द रिफ्लेक्स एक्शन will not take place properly। and after writing all of this theoretical part, जिसमें आपको समझाया केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस, फिजिक्स के अंदर डेरिवेशंस, फॉर्मूलाज, बायोलॉजी के अंदर फ्लो चार्ट। सबसे पहला रिसेप्टर्स, receptors give the signal to spinal cord, spinal cord with the help of nerves send the signal to brain। सो अगर आप ऐसा कर देते हो और उसके बीच में इसको सर्कल आउट करते हो बेटा, सो इट जस्ट शोज कि आपने समझा दिया कि स्पाइनल कॉर्ड से क्या क्या होगा, रिसेप्टर सेल्स, नर्व सेल्स दोनों के ही सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे। आई होप सो कि आपको समझ आ गया बेटा कैसे अटेम्प्ट करने हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। अब हमने तो सीख लिया कि हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं, पर प्लांट्स के अंदर ऐसा क्या होता है जो कोऑर्डिनेशन करता है। सो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स also take place by, जैसे हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होता है, प्लांट्स में भी हॉर्मोन्स के थ्रू ही होता है। also take place by hormones which are specifically known as phytohormones। क्या बोलते हैं हम इसको, फाइटो हॉर्मोन्स। और जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स है, प्लांट्स में भी मेजरली 5 टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, विच इंक्लूड ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, and last one is the abscisic acid। So these are the 5 major types of phytohormones: auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene and abscisic acid। जिसमें से ये जो पहले चारों हॉर्मोन्स है बेटा, these are considered as growth promoters। यानी कि प्लांट के अंदर किसी भी चीज की ग्रोथ है, चाहे वो फ्रूट्स की है, रूट्स की है, स्टेम की है या लीव्स की है, उन सभी की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे these 4 hormones। and abscisic acid is known as a growth inhibitor hormone, जो कि किसी भी प्लांट के पर्टिकुलर पार्ट की ग्रोथ को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। इनहिबिट का मतलब क्या होता है, रोकना। सो दिस हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर ये रिलीज कहां होते हैं और कौन करता है। तो सबसे पहली बात आप ये सीखेंगे कि द फाइटोहॉर्मोन्स जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में प्लांट हॉर्मोन्स भी कहते हैं, phytohormones or the plant hormones are released at a particular site। ये रिलीज तो बेटा एक पर्टिकुलर साइट पर होते हैं, बट दे आर कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जैसे अगर हम हमारी बॉडी की बात करें बेटा, हमारी किडनी के ऊपर एक और हार्मोन ग्लैंड होता है, इसको बोलते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड भी एक हार्मोन रिलीज कर रहा है विच इज नोन एज एड्रिनलिन। भाई रिलीज तो वो कहाँ हो रहा है, किडनी के पास, पर वो जाएगा कहाँ, वो हार्ट तक भी जाएगा, वो डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के पास भी जाएगा, वो बहुत जगह पर जाएगा। तो जहां पर वो जाते हैं विच आर द डिफरेंट पार्ट्स, दे आर नोन एज द टारगेट साइट्स। जहां से रिलीज हो रहे हैं, दे आर द प्लेस एट विच दे आर सिक्रेटेड। बट
they all have to work at a different place which are known as the target site. So same is the case of plants as well, कि they are released at a particular site, किसी एक जगह पर रिलीज होंगे, पर उनको जाके जो फंक्शन करना है वो कहां करना है, एट द डिफरेंट पार्ट्स, और उन डिफरेंट पार्ट्स को हम क्या नाम देते हैं, टारगेट साइट्स। अब आप देख सकते हैं ये जो पांचों हार्मोन है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह पे रिलीज हो रहे हैं या एक ही जगह पे जाके फंक्शन करेंगे, ये रिलीज होंगे डिफरेंट प्लेसेस पर इनको एक्ट करना अलग अलग जगह पे। मान लो किसी को ग्रोथ प्रमोट करनी है, अब ग्रोथ प्रमोट उसे शूट पे भी करनी है, उसे रूट पे भी करनी है, अब वो दोनों जगह तो रिलीज नहीं हो रहा, वो एक पर्टिकुलर पार्ट पे रिलीज होगा, वहां से वो शूट के पास भी जाएगा और वहां से वो रूट के पास भी जाएगा। सो दिस इज हाउ द केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स। ये पांचों फाइटोहॉर्मोन्स है, चार प्रोमोटर्स हैं और एक कैसा है, इनहिबिटर है हमारे पास। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ सिस्टम of control and coordination in an organism? एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की हमें क्या नीड होती है, बताइए क्या नीड हो सकती है हमें? तो जो सबसे बड़ी नीड है हमारे को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की, वो क्या है बताइए? सबसे बड़ी नीड है बेटा हमें, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल्स हैं, plants and animals have a complex body structure. कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, so they have a complex body structure, यानी कि एक से ज्यादा सेल्स है, एक से ज्यादा ऑर्गन्स है। अब इन सभी ऑर्गन्स को हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर तरीके से फंक्शन करवाना है। अब फॉर एग्जांपल हमने जैसे बात करी थी किसकी, रिफ्लेक्स सेक्शन की। अब रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता क्या है, टच क्या कर रहा है, फिंगर, अब फिंगर सिग्नल कहां भेज रही है, ब्रेन, ब्रेन कहां भेज रहा है, वापस से हैंड्स तक। तो यानी कि दे हैव टू वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। अगर मान लीजिए हमारे फिंगर पे तो कुछ गर्म टच हुआ पर वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचा ही नहीं, यानी कि ब्रेन सिग्नल मान ही नहीं रहा, ब्रेन फिंगर की बात ही नहीं मान रहा, तो होगा क्या? अब इसको ऐसे ही सोच लो कि आपके घर में भी या अपने सिटी में, आप लोकेलिटी में देखते हो, एक बहुत बड़ा जब स्ट्रक्चर होता है, हमारा पूरा कंट्री जो है बहुत बड़ी जगह है, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज मिलकर काम तो एक साथ ही करती हैं। अगर हर कोई कहते नहीं भाई उसने क्या किया मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं तो अपना अलग से काम करूंगा, दिस इंडिविजुअलिटी कैन नॉट वर्क इन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक बहुत ही मल्टी सेलर है ना भाई हमारी बॉडी, एक से ज्यादा सेल है। तो मल्टी सेलुलर होने की वजह से उन डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट टिश्यूज को मिलकर काम तो करना ही पड़ेगा, अलग अलग काम करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्रेन मेरे लेग्स को सिग्नल भेज रहा है दैट यू हैव टू वॉक अराउंड, पर अगर मेरी सिग्नल लेग्स उसको मानेंगे ही नहीं, तो सोचो ना ब्रेन को सिग्नल क्यों दे रहा था, बिकॉज हो सकता है पीछे से कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई भी डेंजरस सिचुएशन आ रही हो, बट माय लेग्स आर सेइंग दैट मैं तो इसकी बात नहीं मानूंगी ब्रेन की, तो क्या हमारी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगी? The answer is no. So why do we need control and coordination? Since plants and animals have a complex body structure, these different parts, have to work in a systematic manner. इनको काम करना पड़ता है एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर, और जब ये सिस्टमैटिक मैनर के अंदर काम करते हैं तभी जाके बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है वो प्रॉपरली हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस? इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, जरा देखते हैं। लेट अस से सबसे पहले हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शंस and second that we have is the reflex actions. रिफ्लेक्स एक्शन की तो बात हम बहुत देर से कर रहे हैं, पर चलिए थोड़ी सी बात हम किसी करेंगे अब इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी, वॉलंटरी मींस जो हमारी विल में, इनवॉलंटरी मींस विच इज अंडर आवर विल, विल या फिर यहाँ पे तुम बोल सकते हो चॉइस, जो मेरी मर्जी से काम हो रहे हैं, बट इसका क्या वर्ड लिखा हुआ है, इनवॉलंटरी, विच इज नॉट according to will,
जो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, खुद ब खुद हो रहे हैं। इसको आप एग्जांपल से समझो तब जाके पॉइंट समझोगे। सबसे पहले एग्जांपल मैं याद देता हूं हार्ट बीट का। कैन यू कंट्रोल योर हार्ट बीट, कि भाई अब अगले 6 मिनट तक दिल को नहीं धड़कना, या अगले 6 मिनट का दिल को बहुत तेज धड़कना है, क्या मैं अपनी मर्जी से ये चीज कंट्रोल कर सकता हूँ? अप एंड डाउन कर सकते हैं? द आंसर इज नो। सो ऐसे कोई भी एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे आर ऑल इनवॉलंटरी एक्शंस, एंड द एक्शंस व्हिच आर इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, कि बाहर से कुछ ऐसा चेंज आया, उसकी वजह से जो एक्शन हो रहा है वो कौन हो रहा है? रिफ्लेक्स एक्शंस। सो आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो पहली पॉइंट लिखो, फर्स्ट आई ऑलवेज से कि डेफिनेशन होती है द एक्शंस which are not under our control, ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं है, दे आर इनवॉलंटरी एक्शंस, एंड दीज आर द एक्शंस taken according to external stimulus, कि बाहर से क्या चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो चेंज होते हैं या एक्शंस होते हैं, दे आर इनवॉलंटरी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। दीज आर कंट्रोल्ड बाय, इनवॉलंटरी जो होते हैं बेटा, ये कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। These are controlled by brain, and to be very specific, brain में भी कौन सा पार्ट है? medulla. The medulla part of the brain controls the involuntary actions, whereas spinal cord, जैसे अभी हमने बात करी थी, spinal cord controls reflex actions. reflex actions को कंट्रोल करने वाला कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फर्दर डिफरेंसेस की, जो हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, दीज आर relatively these are relatively slower। देखो यहां पे वर्ड क्या लिखा बेटा हमने? रिलेटिवली। हम ये नहीं कह रहे कि इन्वॉलंटरी एक्शंस जो स्लो है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वॉलंटरी एक्शंस इन कंपैरिजन टू रिफ्लेक्स एक्शन, दीज आर रिलेटिवली वेरी फास्ट। ये जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हमारे कौन से होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, ये क्या होते हैं? बहुत ही फास्ट होते हैं, और ये क्या होते हैं? रिलेटिवली स्लो। चौथा पॉइंट जो हम एग्जांपल हमेशा लिख सकते हैं, हमने पहले लिख दिया था, कौन कौन से? हार्ट बीट, डाइजेशन ऑफ फूड, ब्लिंकिंग ऑफ आईज। ये जो सारे एक्शंस है, दीज आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। आप इनको एक हद तक कंट्रोल कर सकते हो, बट आप उसको हमेशा के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या रिफ्लेक्स एक्शन बताओ? मूवमेंट ऑफ आवर हैंड, मूवमेंट ऑफ हैंड ऑन टचिंग एनीथिंग वेरी हॉट। कुछ गर्म टच होने पर जो हमारे हैंड्स की मूवमेंट होती है, दे आर द रिफ्लेक्स एक्शन, वो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, और वो एक एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो कि गर्म चीज आई उसके रिस्पॉन्स में है, खुद ब खुद हमारी बॉडी उसको नहीं कर रही है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस एंड द हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस मैकेनिज्म यानी कि जो नर्व्स के थ्रू हो रहा है, एंड द अदर वन इज द हार्मोनल, जो हॉर्मोन्स कर रहे हैं। अब यहीं पे बेटा हमारी बॉडी के दो सिस्टम काम करते हैं। नर्वस सिग्नल्स जो होते हैं, दीज आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी का पूरा नर्व्स का सिस्टम है। अब इसके अंदर आप मेजरली दो चीज बताओगे, पीएनएस एंड सीएनएस। पीएनएस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सीएनएस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जबकि हॉर्मोन्स जो होते हैं, these are controlled by the endocrine system of our body। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या आते हैं? जितने भी हमारे ग्लैंड्स आते हैं, जैसे कि वो पीनियल ग्लैंड हो सकता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो सकता है,
पिट्यूटरी ग्लैंड हो सकता है, एड्रिनल ग्लैंड हो सकता है। इन सभी ग्लैंड्स जो सिस्टम जो इन सभी ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, दैट इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। और ये जो होता है ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली किसमें रिलीज करता है, ब्लड के अंदर। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, सो दीज आर क्विक, इनके थ्रू जो भी सिग्नल जाएगा वो जाएगा बहुत ही फास्ट। एंड दीज आर अगेन आई एम सेइंग कंपैरेटिवली स्लो या रिलेटिवली स्लो, क्योंकि हॉर्मोन्स के थ्रू जो एक्शन होता है वो ज्यादातर थोड़ा सा धीरे होता है एज कंपेयर टू द नर्वस सिस्टम। पर डिस्पाइट द फैक्ट दीज आर वेरी क्विक, दीज आर टेम्परेरी चेंज, दीज आर टेम्परेरी चेंज। जैसे कि अभी हम रिफ्लेक्स सेक्शन की बात करते हैं, रिफ्लेक्स सेक्शन में तो नर्व्स कंट्रोल है ही उसमें बीच में। अब आएगा तो आपको कुछ गर्म लगा, एकदम से आपको पेन हुआ, आपने हाथ हटाया, क्या वो हाथ हमेशा के लिए परमानेंट हो गया कि वहीं पे जाएगा? नो, इट इज अ वेरी टेम्परेरी चेंज। जबकि अगर हम बात करते हैं हॉर्मोन्स के थ्रू कोई जो चेंज आता है, दीज आर परमानेंट चेंज। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ योर बॉडी, आपकी हाइट बढ़ गई, अब हाइट बढ़ गई, किसने बढ़ाया? ग्रोथ हार्मोन ने बढ़ाया। अब बताओ क्या वापस से वो हाइट छोटी हो जाएगी आपकी? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हॉर्मोन्स के थ्रू जो भी एक्शन हुआ, हॉर्मोन्स के थ्रू जो भी एक्शन हुआ, दैट इज अ परमानेंट चेंज। एक लास्ट पॉइंट अगर आप बात करना चाहिए इन दोनों के बीच में, तो आप कर सकते हैं डिफरेंस, दैट द नर्वस सिस्टम कैरीज, या नर्वस सिग्नल के चक्कर में जो मैसेज होते हैं, कैरीज द मैसेज इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म। जो मैसेज जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जाते हैं, वेयर एज इन केस ऑफ आवर hormonal system carries the message, because hormones जो खुद होते हैं बेटा वो खुद ही केमिकल है, so these carry the message in the form of chemical signals. Nervous system carries the message in electrical signals form, whereas the hormonal system carries the signals in the chemical signals form. Next question. Difference between the manner in which the movement takes place in a sensitive plant and the movement takes place in our leg. एक sensitive plant, चलिए हम बात करते हैं जैसे कि मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट प्लांट सुना होगा, दैट इज अ वेरी सेंसिटिव प्लांट। और दूसरा किसके बीच में? बिटवीन द मूवमेंट इन आवर लेग्स। भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो हमारे लेग्स में मूवमेंट हो रही है या जो एक सेंसिटिव प्लांट है उसके अंदर मूवमेंट हो रही है? अब कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर प्लांट्स में क्या ये वर्ड जो आप बोल रहे हो मूवमेंट, क्या प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती भी है? अब जो बच्चे पहली वीडियो देख कर आए वो इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। क्या बताओ बेटा, होती है नहीं होती प्लांट के अंदर मूवमेंट? यस। लोकोमोशन नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, पर अपनी ही जगह पर वो मूवमेंट शो करते हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा भी था कि फोटोट्रोपिज्म करते हैं या नास्टिक मूवमेंट करते हैं, वो सभी क्या है? मूवमेंट ही तो है। अब ये जो मूवमेंट होती है बेटा सेंसिटिव प्लांट के अंदर, अगेन दिस इज इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। क्या तो कोई चेंज बाहर से आएगा तभी, जैसे मान लो टच मी नॉट प्लांट है, जब मैं उसको फिंगर से टच करता हूँ, बिकॉज इट इज अ वेरी सेंसिटिव प्लांट, जैसे ही मैं फिंगर से उसको टच करता हूँ तो वो टच उसके लिए क्या है? एक स्टिमुलस है, थिग्मो रिसेप्टर्स है वहां पर भी। सो जैसे ही उसको वो टच मिला, इट विल फोल्ड इट्स लीव्स। तो वो जो मूवमेंट आया वो आया इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल सिग्नल्स। पर हम जो लेग्स की मूवमेंट करते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द सिग्नल ऑफ द ब्रेन। हमारा ब्रेन लेग्स को सिग्नल देता है, तब जाके हमारी लेग्स के अंदर मूवमेंट होती है। इसके अंदर कोई मसल या बोन्स इन्वॉल्व नहीं होते। प्लांट है ना, तो मसल्स है ना ही बोन्स है। हमारी लेग्स के अंदर जो मूवमेंट आ रही है दैट इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। जब हमारी लेग्स की मसल्स जो हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और जब वो रिलैक्स होंगी, तब जाके हमारी लेग्स के अंदर क्या आएगी? मूवमेंट आएगी। सेंसिटिव प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होती है दैट इज हाईली इनवॉलंटरी, यानी कि उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द प्लांट। वेयर एज जो हमारी लेग्स के अंदर मूवमेंट है, जब हम मूव कर रहे हैं, इट इज अ
वॉलंटरी एक्शन, हमारा ब्रेन सिग्नल दे रहा है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो अगर मुझे चलना है तो कुछ हद तक मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, भाई मुझे चलना है या नहीं चलना, किस स्पीड पे चलना है, स्लो चलना है या फास्ट चलना है। तो ये सारे जो एक्शंस होते हैं दे आर द वॉलंटरी एक्शंस। So these are the major differences between movement in a sensitive plant and the movement in the legs. क्या यहां तक क्लियर हो गया? तो आज हमने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करा, यहां से स्टार्ट करके कि यस स्पाइनल कोड, मेजरली हमारे फोकस कहां पर है आज? स्पाइनल कोड पर। हमारा फोकस रहा है रिफ्लेक्स सेक्शन पर, हमारा फोकस रहा है कि वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, और जो हमारा फोकस रहा है कि प्लांट की मूवमेंट और जो एक एनिमल की मूवमेंट है उसके बीच में क्या डिफरेंस रहता है। आई होप सो कि ये पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज हमने जो पिछली क्लास और इस क्लास में करा है, यू कैन सी ऑल द आंसर्स हियर, क्वेश्चंस हियर। सो आई होप कि ये सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगी होंगी, लगनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। भाई इतनी बात तो टीचर्स की मानते हो, हम जब कह रहे कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसी में से ही तोड़ मरोड़ करके या तो क्वेश्चन पेपर में आएंगे, और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो यही का यही क्वेश्चन उठ के डायरेक्टली पेपर में आएगा। अब आए चाहे इसी फॉर्म में चाहे किसी और फॉर्म में, नाउ यू हैव द आंसर्स। इतने इंटेलिजेंट हम सभी हैं कि अगर हम ये पढ़ेंगे, इनको याद करेंगे, सो वी कैन जस्ट मैनिपुलेट आवर आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो बेटा प्लीज जितने भी चैप्टर हमारा ये छठा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नियरली 50% हम सिलेबस कवर कर चुके हैं क्लास 10th का। और कितने ही देर लगती है, हर वीडियो मैक्सिमम आपको 40 to 45 मिनट्स के अंदर आपको पूरी लर्न हो जाएगी। तो भाई अगर डेली की एक वीडियो भी याद करोगे, हाफ क्वेश्चंस भी याद करोगे, सो विद इन 15 डेज आप पूरी 10th क्लास का सिलेबस क्या कर चुके होगे, कवर कर चुके। सो काइंडली डू लुक एट द वीडियो, सिर्फ इसको नहीं, इससे प्रीवियस जाओ, प्लेलिस्ट मिलेगी 10th क्लास एनसीईआरटी सीरीज, तो कृपया करके जाके उसको पढ़ो, समझो। एंड एज आई ऑलवेज से एट द एंड ऑफ द वीडियो, इफ यू हैव एनी डाउट्स, कुछ बच्चे डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जिनको कोई भी डाउट आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ो, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑल्सो, सो प्लीज प्लीज डू दैट। एंड फॉर फर्दर वीडियोस अगर किसी को नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन, लाइक करो, शेयर करो, एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करते ही तुम्हारी फीड पे बाकी चीजें तो आती है, the videos will also come onto your feed. So thank you so much for watching the video and thank you.